ठीक है। और इसका आपका सीवीपी का सेकंड कंसेप्ट मतलब सेकंड क्या की एक्सटेंशन के अलावा उसमें कुछ डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट आपके गुरप्रीत इसको दोनों बंद होते हैं। ये दिक्कत है वो तो ठीक है ना वो तो ठीक है। मैंने तो देखना है मेरे को देख रहे हैं। चलिए आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज कि आपको कुछ डिसीजन लेने हैं रिगार्डिंग बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस। उसके बेस पे आपको कोई डिसीजन करने हैं। फर्स्ट इज टू मेक और टू बाय अ प्रोडक्ट। और क्या आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है या खुद बना के बेचना है या मार्केट से। जस्ट अ मिनट। ठीक है। नो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल कोट करते हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट खुद बनाना है और बेचना है या बना बनाया लेके आपने बेचना मीन आपने मैन्युफैक्चरिंग में जाना है ट्रेडिंग में जाना है। दो ही कंसेप्ट होंगे या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग। फॉर एग्जाम्पल सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। कंपनी मेक अ प्रोडक्ट एंड सेल इट इन मार्केट फॉर ₹20 पर यूनिट। ये कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बना रही है और उसको मार्केट में बेच रही है ₹20 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है जी। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट उस
का जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्या क्या लगेगा एक प्रोडक्ट को बनाने में? ओवरहेड, तीन चीजें। ठीक है। आपको कहा गया कि इसमें जो रॉ मटेरियल आपका लगा है से ₹8, लेबर ₹4, वेरिएबल ओवरहेड ₹2, फिक्स ओवरहेड ₹3। टोटल कितना हो गया जी? दैट मीन्स आप कोई प्रोडक्ट ₹12 का बना रहे हो और उसको ₹20 में मार्केट में सेल कर रहे हो। ठीक है, ₹3 का हमारे पास मार्जिन है। कंपनी गॉट एन ऑफर फ्रॉम other manufacturer who is willing to sell the same product at ₹16 per unit। हमें एक ऑफर आई किसी और कंपनी से, जो और मैन्युफैक्चरर से, जो हमें हमारी जो प्रोडक्ट है वो ₹16 में हमें सेल कर देगा। हम खुद बना रहे हैं तो कितने का बन रहा है वो? 17। वो कहते हैं जी मैं आपको ₹16 में ये प्रोडक्ट दे दूंगा। शुड द कंपनी मेक द प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर और बाय द प्रोडक्ट? कंपनी को ये प्रोडक्ट खुद बना के बेचना है या मार्केट से खरीद के बेचना है? अगर बना के तो क्यों, और अगर किसी और से खरीद के बेचना है तो क्यों? अगर खुद बना रहे हैं, बेच वो पूरा जो मर्जी इसकी जितनी मर्जी डिमांड हो, 5,000 यूनिट, 10,000, 50,000, 1 लाख, वो ये आपको देने को रहती है। मतलब उससे कोई लिंक नहीं है कि आपकी डिमांड और सप्लाई का कोई फंडा नहीं है। मतलब जितना प्रोडक्ट ये कंपनी ने बेचना है उतना प्रोडक्ट ये आपको रेडी है देने को। चाहे वो 1 यूनिट आप उससे मांग लो, चाहे 10,000 मांग लो, या 10 लाख मांग लो। ठीक है जी। मतलब हमारा वो कंसिडरेशन है, हमारी कंसिडरेशन ये है कि क्या हमने इस कॉस्ट पे बनाना है या इससे खरीद। 17 में खुद बना के बेचना है या 16 में बना बनाया खरीद के बेचना है। एवरीथिंग इज सेम, क्वालिटी, एवरीथिंग इज सेम। और अगर बनाते हैं तो फिर हमारी कॉस्ट मतलब कंसेप्ट तो यही दिख रहा है ना कि हम खुद बना रहे हैं तो 60, बेच कितने में रहे हैं? 20, ₹3 बच रहे हैं। मार्केट से उठाते हैं, बेच कितने का रहे हैं? 20, ₹4 बच रहे हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज कि हम मार्केट से उठाएं और बेच दें। ठीक है। पर हमने जब नेचर ऑफ कॉस्ट की थी, तो जब हमने नेचर ऑफ कॉस्ट डिस्कस किया था तो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि आपके जो फिक्स ओवरहेड है, आप कुछ करो या ना करो, दैट विल रिमेन सेम। मतलब ये दो ₹3 जो है वो तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप प्रोडक्ट को खुद बनाओ या मार्केट से खरीद के आगे बेच दो। अब कई बार हमें दिमाग में आता है कि क्यों लगेंगे।
जब हम मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर रहे तो किस चीज के ओवरहेड? पर आपकी जो कंपनी है वो कहीं पे ऑपरेट कर रही होगी, कहीं ऑफिस होगा, कोई स्टाफ की सैलरी होगी, वो तो आपके फिक्स रहेंगे रहेंगे ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग से कोई लिंक नहीं है। तो चाहे आप खुद बनाओ तो भी ये खर्चा पर यूनिट डलना है, अगर आप लेके चलोगे तो भी 16 + 3 तो कितने का हो जाएगा? 19 रुपीज। तो इट मीन्स आपको सिंपली टोटल कॉस्ट के ऊपर डिसीजन नहीं करना है, आपको उसको बाइफिकेट करके चेक करना है क्या उसके अंदर कोई फिक्स ओवरहेड तो नहीं इंक्लूडेड। अगर वो फिक्स ओवरहेड इंक्लूडेड है तो दैट पोर्शन विल बी एडेड इनटू द परचेज प्राइस, ठीक है, और यू विल रिड्यूस दैट पोर्शन फ्रॉम योर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप सिर्फ किसको कंपेयर करोगे? जो आपका वेरिएबल पोर्शन है, कि अगर आपकी वेरिएबल कॉस्ट इससे ज्यादा है तब तो आप मार्केट से परचेज करोगे। अगर यहाँ पे ये 8 से 12 और 2 कितना है? 14। अगर ये 14 की जगह यहाँ 17 होता है, 8 4 12 और 5 17, फिर तो मैं कहते इसको मार्केट से परचेज करो और बेच दो। पर यहाँ पे क्या है? इट इज 14, इट इज 16। तो आपका जो डिसीजन चलेगा वो किस पे चलेगा? कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विद द ऑफर प्राइस, ठीक है जी। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? कि आपको बना के बेचना है या वैसे देखा जाए तो दिन कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, सर्विस एक्सपेंस हो गई, वो भी तो लेस करने चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, वो भी लेस करने चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट के साथ, क्योंकि वो फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट को इफेक्ट करते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटेंट है आपका, कॉस्ट आप उसकी भी कॉस्ट प्रोडक्ट में डाल रहे हो, ठीक है। अब मैं मार्केट से भी खरीद लूं तो अकाउंटेंट की कॉस्ट तो आपको पड़ेगी ना, उसको अपनी अकाउंटिंग तो करनी है, ऑफिस है आपका। वो भी एज रेगुलर हो चाहे वेरिएबल, कोई वेरिएबल ओवरहेड हो पर वो डायरेक्टली इफेक्ट ना कर रहा हो प्रोडक्ट को, हाँ, तो वो भी लेस करना वो भी लेस हो पड़ेगा जाएगा ना। हाँ, अगर वो जैसे डायरेक्टली ना कर, एक्सपेंसेस वगैरह हो something else, अगर सेलिंग एक्सपेंसेस है वो तो होंगे, advertising। उसका तो कुछ नहीं है, एडवर्टाइजमेंट भी होगी, वो सारे आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। आते किसी से लो या खुद बनाओ, एडवर्टीजमेंट तो होनी है, वो तो करने ही पड़ेंगे। पर कई बार क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल ओवरहेड में ये पोर्शन हो सकता है कि आप कुछ मटेरियल मंगवा रहे हो, वो दूर से आ रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, तो उतना वेरिएबल कॉस्ट उसमें से एडजस्ट होगी। पर कंपैरिजन किसका होना है? वेरिएबल का प्राइस के साथ, फिक्स वाला पोर्शन उसके साथ कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डिसीजन किस पे बेस्ड होगा? डिसीजन इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट विद ऑफर प्राइस। क्या आपका जो डिसीजन बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? वेरिएबल कॉस्ट विद ऑफर प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जी? 14 रुपए जी, विच इज लेस देन ऑफर प्राइस। ये 14 है और ऑफर प्राइस क्या है? 16। तो यू विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, एंड इफ वेरिएबल कॉस्ट इज more than offer price, you will buy from the मार्केट से, खरीदो और इसको बेच दो, ठीक है। नाउ
अगर आप पेपर में सिर्फ इतना भी लिख के आ जाते हो कि वेरिएबल कॉस्ट इज 14, ऑफर प्राइस इज 16, वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, एग्जामिनर हैज टू गिव फुल मार्क्स टू यू। चाहे ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 का है या 8 का है, कुछ भी हो, आपने सिर्फ ये इतनी लाइन लिख के भी सॉल्व कर दिया, उसको पूरे नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है, पर हमें तसल्ली नहीं होती, ऐसे कैसे ये एक लाइन लिख देंगे वो आंसर हो जाएगा। हमें आदत है ना, पूरी एक शीट नहीं भरेंगे तो पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप पेपर में कुछ ऐसे भी कर सकते हो। आपका डिसीजन तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, पर अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा मेरे को सॉल्व करके दिखाना है, तो आप क्या करोगे। सपोज मैं मानता हूं कि से नंबर ऑफ यूनिट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, सोल्ड से 10,000। ठीक है, कि हम एक क्वेश्चन में ये भी वैल्यू डाल देते हैं कि 10,000 यूनिट्स वो बेचता है। तो उस केस में अगर वो मैन्युफैक्चर करेगा तो उसका रॉ मटेरियल कितना लगेगा जी। अभी हमने क्या लिया था, 8 रुपए पर यूनिट, तो रॉ मटेरियल कितना हो गया, 80,000। लेबर 4 पर यूनिट, 40,000। वेरिएबल ओवरहेड 2 रुपए था, 20,000। अगर मैं यहाँ पे इसकी सेल वैल्यू लिख दूं, सेल वैल्यू कितनी होगी, 10,000 इंटू 20, 2 लाख। 20 रुपए हमने रखा था ना उसका प्राइस शुरू में, तो 8 4 12 और 2 14, 140। कंट्रीब्यूशन कितनी आई थी, 60,000। फिक्स कॉस्ट दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 30,000। प्रॉफिट इज, और अगर हम इसको बाय करते हैं तो सेल वैल्यू तो अभी भी कितनी रहेगी, वो तो 2 लाख ही रहनी है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो जो 10,000 खुद बना के बेचो, मार्केट से उठा के बेचो, 2 लाख में बिकने हैं। पर यहाँ पे आपकी परचेज कॉस्ट कितनी है, दैट इज 10,000 इंटू, किस रेट में देने को तैयार है वो, 16, 160। बैलेंस आपके पास क्या बचा, 40। फिक्स ओवरहेड सेम रहेंगे, 30। प्रॉफिट इज, तो अब आप क्या डिसीजन लिखोगे कि प्रॉफिट इज ऑन द हायर साइड इफ वी मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, तो इट्स बेटर टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड सेल इट। ठीक है जी। तो इट इज अप टू यू कि आपने उसको एक लाइन में खत्म करना है या आपको ये पूरा, और आप इसको अगर यहां भी छोड़ दोगे कंट्रीब्यूशन पे भी, तो भी आपका डिसीजन सेम है। यहाँ 60 है कंट्रीब्यूशन, यहाँ कितनी है, 40। यहाँ पे भी आपका क्या है, वही डिफरेंस है, क्योंकि आपका डिफरेंस किसके कारण है, 14 और 16। 2 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहे हैं मार्केट से खरीद के बेचने में, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट जो है वो 20,000 रुपए से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो दैट इज योर फर्स्ट कंसेप्ट कि आपको प्रोडक्ट खुद बनाना है या मार्केट से खरीद के आपको आगे बेच। ठीक है, सेकंड इज, सर हाँ जी नोट कर रहे हो, सर स्टार्टिंग में दिखा दो बस डिसीजन मेकिंग से, बाकी कर लिया। एक बार बता देना कहाँ से थे। बस यहीं से शुरू किया था यार। एक मिनट सर। हाँ जी कर लीजिए नोट।
मतलब इसको थोड़ा सा वो एक्सपेंड कर सकता है क्वेश्चन को, वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट इफ वी बाय फ्रॉम द आउटसाइड। तो आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट विल रिड्यूस, राइट? राइट। हो गया सर। ओके, ठीक है। हाँ जी, सेकंड कंसेप्ट इज to accept the offer to make sale of product, to accept the offer to sell a product at price less than normal sale price। कि किसी प्रोडक्ट को के लिए आपको ऑफर आ रही है जो आप नॉर्मल सेल प्राइस में उसको बेच रहे हो उससे कम में बेचने की। कि कोई कह रहा है कि मैं इससे कम में आपसे खरीदूंगा, मैं क्यों बेचूंगा? पहली बात तो ये क्लियर है कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट 20 रुपए में बिक रहा है और कोई बायर आता है और वो कहता है कि मैं आपको 18 रुपए दे दूंगा, तो सर क्या पता वो ज्यादा यूनिट्स परचेज कर रहा हूँ। वो जितने मर्जी यूनिट्स परचेज कर रहा हो, ठीक है। पर अगर मेरा प्रोडक्ट 20 में बिक रहा है तो मैं अपने ऑलरेडी जो सेल हो रही है उसमें से निकाल के तो नहीं ना उसको दूंगा। कि मैं नॉर्मली 10,000 यूनिट्स 20 रुपए में बेचता हूँ, कोई बायर आता है, वो कहता है जी मैं 10,000 यूनिट्स आपसे खरीद लूंगा इकट्ठे, मैं तोड़ तोड़ के बेच रहा हूँ, किसी को 2,000 किसी को 1,000, वो कहता है मैं 10 के 10 इकट्ठे परचेज करूंगा, 18 रुपए में दे दो। कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा, वो कहेगा यार ठीक है 20 रुपए में बिक रहा है, चाहे वो ब्रेकअप होके बिक रहा है, पर मेरा 2 रुपए मार्जिन तो बढ़ ही रहा है ना। तो ये तभी आपकी पिक्चर में आएगा जब आपकी नॉर्मल जो आपकी सेल है उसके ऊपर कोई आपसे डिमांड करेगा। कि 10,000 तो मैं नॉर्मली बेच रहा हूँ, एक आदमी आता है कि वो कहते हैं जी मेरे को 2,000 यूनिट्स चाहिए जो मेरी नॉर्मल सेल से कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका, वो 10 के 10 बिकेंगे। तब तो मैं सोचूंगा ना कि मेरे को 2,000 और इसको बेचने हैं या नहीं बेचने हैं। कि सपोज आप 10 लोग पढ़ रहे हो, अब कोई आके कहे कि जी इनमें से एक को निकाल दो और उसकी जगह मेरे को बिठा लो और फीस मैं आपको कम दूंगा। अरे यार, आप ही लेके ठीक है जी, तो वो तो मैं नहीं करूंगा। पर यही अगर ये हो कि वो 10 तो हैं ही हैं, कोई और आ रहा है वो कह रहे हैं जी मेरे को भी पढ़ना है, पर मैं आपको फीस आपकी फीस उतनी नहीं दे सकता, आई विल पे लेस। तो मुझे डिसाइड करना है कि क्या मुझे इसको बिठाना है या नहीं बिठाना। तो सेम अगर ये भी कंसेप्ट आएगा तो ये नहीं है कि जो ऑलरेडी आपकी मार्केट है उसको इफेक्ट करेगा, ये नई मार्केट आएगी। कि कोई नई मार्केट है वो कह रहा है कि मेरे को सस्ते में सामान बेच दो, तो आपने देखना है कि आपको उसको बेचना है या नहीं बेचना। ठीक है जी। अगेन अ स्मॉल एग्जांपल, एट प्रेजेंट एक्स कंपनी selling 10,000 units of its product at ₹20 per unit। सेम वही हम रखते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर, हमने अभी किया था। रॉ मटेरियल 8, लेबर 4, वेरिएबल ओवरहेड कितने थे जी? 2, फिक्स ओवरहेड 4 पर यूनिट। ठीक है। एक्स कंपनी गॉट एन ऑफर
from UK for 2000 units at rupees 16 per यूनिट। वो कहते हैं कि हम आपसे 16 रुपए में खरीद लेंगे। एंड एक्स्ट्रा पैकिंग will cost 0.50 per यूनिट। अब वहां पे आपको जिसको जो ऑफर आपको दे रहा है, जिसको आपको ये सामान भेजना है और बाहर भेजना है, तो आपको उसके ऊपर 50 रुपए की पैकिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगी, विच इज अ वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो तभी लगेगी जब आप उसको पैक करोगे। ठीक है जी। तो अब आपसे पूछा गया कि आपको इसको करना है या नहीं करना है। हाँ जी, एक बार लगाना दूंगा क्या है कॉल। हाँ जी, क्या करना है जी। ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए। कितना अगर करना है तो क्या प्रॉफिट होगा उसका। 3000। कैसे थे। ये 2000 इंटू 16 32,000 मिल रहा है। अगर हम वही हम उसका रेट 14.5 बन रहा है वेरिएबल कॉस्ट इंटू 2000 29,000 बन रहा है। तो 3000 का प्रॉफिट अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करें। कंसेप्ट वही है कि आपको ये फिक्स ओवरहेड कंसिडर नहीं करना। रीजन भी ये खर्चा तो ऑलरेडी हो चुका है, तो दोबारा 2000 यूनिट्स पे तो नहीं ना होगा, वो तो ऑलरेडी एक बार इनकर हो गया है, वो कॉस्ट हमारी ऑलरेडी कवर्ड है। फिर वही कंसेप्ट है कि आपको जब डिसीजन लेना है तो आपको टोटल कॉस्ट के बेस पे नहीं लेना, आपको वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे डिसीजन फाइनल करना है। ठीक है जी।
36,000। 10,000। हाँ सब जो लेंगे तो 2,000 दे होते देखेंगे। देखो अगेन आपका जो डिसीजन है वो तो सिंपल इस पे है। अगर आपको ऑफर गिव्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, देन एक्सेप्ट। अगर वो आपको नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, यू हैव टू। तो अगर हम इस केस की बात करें तो आपका ऑफर में सेल प्राइस कितना है? 16। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? रॉ मटेरियल 8, लेबर 4, वेरिएबल ओवरहेड 2, पैकिंग 0.50, तो टोटल 14.50। तो इट इज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ 1.50 पर यूनिट। मैंने आपको क्या कहा है कि ये जो भी है ये एक्स्ट्रा है, अदर देन योर नॉर्मल मार्केट। वो 10,000 के साथ उसका कोई लिंक नहीं है, क्योंकि अगर वो आपको ये कहे कि उस 10,000 में से मेरे को 2,000 बेच दो, तो आप कहोगे यार जब मेरी कोई चीज 20 रुपए में बिक रही है मैं तेरे को 16 में क्यों दूंगा? मैं तभी उसको 16 में देने को रेडी होऊंगा जब वो मेरी नॉर्मल मार्केट को टच नहीं कर रहा, और बाहर से कोई ऑफर है तो मेरे को पता है कि ये फर्दर आगे यहाँ पे इंडिया में बेच भी नहीं सकता है, कि मेरा कंपटीटर भी नहीं है। तो मैं उसको कहूंगा कि ठीक है यार तो 16 में ले जा, क्योंकि मुझे इसमें पर यूनिट 1.5 रुपया सेल हो रहा है, बच रहा है। तो मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो कितने से इंक्रीज कर जाएगा? 3,000 रुपए से मेरा ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। वो हम ओवरऑल कैलकुलेट कर लेंगे, पर आपका कंसेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वो सिर्फ आपसे ये पूछे कि आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी, फिर तो आप सिर्फ ये लिख के कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, ऑफर एक्सेप्टेड। अगर वो कहते हैं प्रॉफिट कितने से इंक्रीज करेगा, तो आप क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, उतने से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। ठीक है जी? तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। पर अगर इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है, फिर वही प्रॉब्लम कि हमें शो करना है कि हाँ हमने एक शीट इसमें लगाई है, तो मेरी एग्जिस्टिंग क्या सेल चल रही है? 10,000 यूनिट्स। इसकी सेल वैल्यू क्या होगी? 10,000 इंटू 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इसमें? 14 रुपए। 5 इसमें तो 14 है ना, अभी थोड़ा ऑफर वाला तो है ही नहीं है, तो एग्जिस्टिंग है। तो 60। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी थी हमारी? 4 रुपए थी। 40। तो मेरे पास प्रॉफिट क्या बचा? 20। अगर मैं ऑफर एक्सेप्ट करता हूं विद ऑफर, तो मेरे यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 12,000 यूनिट्स। 10 वो, 10 पुरानी, और 2,000 नए यूनिट्स। तो अब इसका सेल प्राइस क्या होगा? 10,000 इंटू 20 प्लस 2,000 इंटू 16। कितना हो गया जी? 16,32, 2,32,000। वेरिएबल कॉस्ट 10,000 रुपये, तो कितनी वेरिएबल कॉस्ट आएगी? 14।
उसको टच नहीं करना हमने, वो तो सेम रहेगी 2000 पे 5, तो इट विल बी 1,40,000 प्लस 1,69,000 डिफरेंस 63,000 फिक्स कॉस्ट 40,000 my profit increased by 3,000, so offer accepted. ठीक है, डन। ये आपका सेकंड कंसेप्ट है। स्टोरी फिर वही है, आप वहीं पे खत्म कर दो इसको तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी कैलकुलेशन करके दिखानी है, इट्स क्या वैलिड। थोड़ा ऊपर दिखाना। हाँ जी बच्चे, बस सर इतना है। हो गया सर। हो गए, ठीक है। ठीक है, दो क्लियर कंसेप्ट जी। थर्ड कंसेप्ट, थर्ड वन इज टू ड्रॉप a product from existing products कि आपकी कंपनी 3 से 4 प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, उस केस में कोई एक प्रोडक्ट आपको लॉस है, तो क्या आपको उसको ड्रॉप करना है या नहीं करना है? ठीक है, अब लॉस दे रहा है तो ड्रॉप करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। सेल वैल्यू पर यूनिट, हम पर यूनिट पे चल रहे हैं, 10 रुपए, 20 और 30। वेरिएबल कॉस्ट 8, 14 एंड 20 रुपीज। ठीक है, इसको 15। कंट्रीब्यूशन क्या आ गई थी आपकी? 2, 5 और 10। ठीक है, डन। अब क्या माइनस होगा? फिक्स कॉस्ट से इट इज 12 रुपीज डिवाइडेड इक्वली, कि 12 रुपए की आपकी फिक्स कॉस्ट है जिसको आपने इक्वली सारे प्रोडक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो सबको कितना कितना आ जाएगा जी? 4
अच्छा। तो आपके पास प्रॉफिट लॉस कितना आया फर्स्ट केस में? 1 6। ठीक है जी। तो अब आपका जो अकाउंटेंट है या जो भी आपको गाइड कर रहा है वो कहता है कि प्रोडक्ट ए को शुड बी ड्रॉप, क्योंकि यहाँ पे क्या देख रहा है कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है आपके पास? 5 रुपए। यही आ रहा है ना टोटल प्रॉफिट। तो वो कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट को ड्रॉप कर दो तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 7। उसका ये कहना है तो ड्रॉप द प्रोडक्ट ए, क्योंकि ये लॉस दे रहे हो। ठीक है। आपसे पूछा गया कि हाँ जी इसका क्या करें, कि इसने तो सजेशन दे दिया कि इस प्रोडक्ट को ड्रॉप करना है। आपको नहीं पता कॉस्टिंग क्या कहती है, आपको नहीं पता सीवीपी क्या कर रही है, पर अगर आप प्रोडक्ट ए ड्रॉप करोगे, अगर आपने ए को ड्रॉप कर दिया तो क्या रह गया आपके पास? ये तो ड्रॉप हो गया। दो प्रोडक्ट रह गए, बी और सी। बी की सेल प्राइस कितनी है? ठीक है, आप यही करने की कोशिश करोगे। माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी कितनी है दोनों की? 15 और 20। कंट्रीब्यूशन क्या बची? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो जो 12 रुपए हैं वो किस में जाएंगे? दैट मीन्स 6। तो अब क्या हुआ? एंड इट इज प्रॉफिट इज 3। तो आप क्या कहोगे? प्रोडक्ट शुड नॉट बी ड्रॉप। पर अगर हमने उसकी बात मान ली जिसने कहा था ये ड्रॉप कर दो, अब क्या सिचुएशन आ गई? बीवी आपका लॉस। कब को आप उसकी फिर बात मानोगे? बी क्लोज करोगे। अगली बार क्या होगा? पूरा का पूरा 12 किसको बियर करना है? वो भी लॉस। उसके बाद कंपनी को, फैक्ट्री को ताला और अपना घर चले। ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितना डाउन हुआ? आपका जो प्रॉफिट डाउन हुआ है इस डिसीजन के कारण, वो डाउन हुआ है ₹2। कहीं पे वो कुछ किसी वैल्यू के साथ कोरिलेट हो रहा है? यस सर। लॉस तो बेसिकली ये चलो आ गया सेम वैल्यू। ये प्रोडक्ट आपको 2 रुपए तो दे रहा था ना कमा के, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सबको बियर करनी है। वो हमारी मैनेजमेंट की गलती है कि उसने कॉस्ट को उठा के फिक्स कॉस्ट को इक्वली डिवाइड कर दिया, जबकि एक प्रोडक्ट आपको सिर्फ 10 रुपए में बिक रहा है और एक आपका 30 में बिक रहा है। तो आपको फिक्स कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करनी चाहिए थी। वो तो अपनी तरफ से 10 पे 2 रुपए कमा के दे रहा है, 20% की आपको रिटर्न दे रहा है। ये कितने रिटर्न दे रहा है अगर हम बात करें? वो 20 में आपको 5 रुपए कमा के दे रहा है। ठीक है, वो आपको 10 30 के अगेंस्ट 10 रुपए, मतलब सब हर तीनों प्रोडक्ट आपको कुछ ना कुछ अर्न करके दे रहे हैं। तो अगर आप इसको बंद करोगे तो आपका क्या होगा? प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 2, क्योंकि आप उसकी कंट्रीब्यूशन को लूज कर रहे हो। आप उसके प्रॉफिट या लॉस के साथ गेम नहीं खेल रहे, आप उसकी कंट्रीब्यूशन को के ऊपर आपके डिसीजन चलेंगे, नॉट ऑन द डिसीजन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो आपकी लगेगी लगेगी। तो अब डिसीजन आप लिख लो क्या करना है आपने, कि डिसीजन सिंपली क्या होना चाहिए। मतलब सिंगल लाइन अगर आपको आंसर देना है तो योर डिसीजन शुड बी, इफ
product gives positive contribution not to, अगर वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को ड्रॉप नहीं करोगे, आपको उस प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूटी में रखना है। और अगर आप ड्रॉप करोगे तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है दैट विल डिक्रीज बाय द सेम अमाउंट एज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द प्रोडक्ट ड्रॉप, कि जिसको आपने ड्रॉप किया उसकी कंट्रीब्यूशन के इक्वलेंट आपका प्रॉफिट डिक्रीज कर जाएगा। जिम निकले ना अगर वेरिएबल कॉस्ट भी इनकम और कर ज्यादा फंड हो जाता है चले है, मैंने आपको कहा था कि बेसिकली तो सब्जेक्ट तो आपस में इंटर रिलेटेड ही होते हैं ना। हम कॉस्ट कहाँ पढ़ते थे, इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, वहां पे हमने वेरिएबल भी पढ़ा, फिक्स भी पढ़ा, वो चीजें हमने पढ़ी हुई है, बस वो अब बिजनेस में उसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया कि सिर्फ आपको ये डिसीजन लेना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपने ड्रॉप करना है या नहीं करना। हमने डिसीजन ले लिया कि हमने इसको ड्रॉप नहीं करना। ठीक है, बट क्वेश्चन विल मूव फर्दर। इसी के अंदर एक सेकंड पार्ट आएगा, डिसीजन इफ सम अदर प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस्ड, कि अगर हम किसी और प्रोडक्ट को रिप्लेस कर लें इसके साथ, ये तो हमें लॉस दे रहा है, हम इसको बंद करके हम जेड प्रोडक्ट एक लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, नहीं नहीं उसी के अंदर ही है, उसी का कंसेप्ट है। वो कहता है कंपनी डिसाइडेड टू ड्रॉप प्रोडक्ट ए एज देयर इज लॉस ऑफ 2 पर यूनिट, वो कह रहा है कि 2 रुपए हमें लॉस दे रहा है, हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। इट्स सेल क्वांटिटी was 10,000 units. Another product jet can be sold in place of A, कि A की जगह आप एक और प्रोडक्ट जेड है उसको आप बेचने को रेडी हो। सेल प्राइस ऑफ जेड ₹50, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹30। अगर सिर्फ इतना लिखा हो तो क्या लगेगा कि फिर तो 20 रुपए दे रहा है ये प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, और वो तो सिर्फ 2 रुपए कंट्रीब्यूशन दे रहा था। इट्स बेटर कि हम इसको लेके तो उसको बंद कर दें। ठीक है जी, पर यहां पे आपको वो कहता है कि सेल क्वांटिटी ऑफ जेट इज 400 800 यूनिट्स। वो कहता है जी हम इसके 800 यूनिट बेच सकते हैं सिर्फ, क्योंकि जो प्रोडक्ट महंगा होगा उसकी सेल क्वांटिटी उतनी नहीं हो सकता। अगर हम नॉर्मल बात करें, सिंपल है कि आपका एक प्रोडक्ट है वो 10 रुपए का है या 20 रुपए का, और दूसरा प्रोडक्ट आपका 50 रुपए का है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड में कुछ फर्क आएगा।
वो कहते हैं कि ये सिर्फ 800 यूनिट बिक सकते हैं। तो इस केस में आपका डिसीजन पर यूनिट पे कभी नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना कि जब आपको प्रोडक्ट को रिप्लेस करना है तो उस केस में आपका डिसीजन कभी भी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पे फाइनल नहीं होगा। उसमें आपको दोनों प्रोडक्ट्स की टोटल कंट्रीब्यूशन को आपस में मैच करना पड़ेगा। ये तो मेरे लिए बड़ा इजी है क्योंकि ये 2 रुपए आपको दे रहा था कंट्रीब्यूशन और ये आपको 20 रुपए कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 10 गुना कंट्रीब्यूशन है। तो फिर तो मैं ए बी सी तीनों को बंद कर दूंगा, मैं तो सिर्फ जेड को ही बेचना शुरू कर दूंगा क्योंकि वो क्या दे रहा था, एक 2, एक 5 और एक 10 रुपए, और ये अकेला ही प्रोडक्ट मेरे को 20 रुपए कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं तो तीनों प्रोडक्ट बंद करके जेड की तरफ मूव करूंगा। पर यहाँ पे क्वांटिटी मैटर करेगी, ऊपर क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही थी क्योंकि वो सिंगल एक प्रोडक्ट की सिर्फ ये डिसीजन मेकिंग थी कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है या ड्रॉप करना है। अब रिप्लेसमेंट है कि उस प्रोडक्ट को ड्रॉप करके दूसरे को लेके आना है। ठीक है, तो अब इस केस में जब आप डिसीजन लोगे तो उसमें आप क्या करोगे, कंपेयर। आपका जो डिसीजन है दैट इज बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन। आपको टोटल कंट्रीब्यूशन के बेस पे इस डिसीजन को फाइनल करना है। कैसे? आप किस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर रहे हो, ए को, और किस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, जेड। ए के कितने यूनिट्स हैं, 10,000। बी जेड के कितने यूनिट्स हैं, सेल वैल्यू ए की कितनी है, 10,000 इंटू 10, 1 लाख। जेड की आपकी 800 इंटू 50, कितना हुआ, 40,000। वेरिएबल कॉस्ट 10,000 इंटू 8, 80,000। 800 इंटू 30, 24,000। तो यहां पे कंट्रीब्यूशन कितनी, तो आप किसके साथ रहोगे? ठीक है, जब आपको रिप्लेस करना है तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन को आपस में कंपेयर करके फाइनल करना है। ठीक है, इट इज नॉट टू बी। सर कंपेयर नहीं कर सकते हैं व्हाट्सएप में तो बना दे प्लान वाले और उसका 50 रुपए प्राइस है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वहां पे जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो 25 रुपए होती है, 30 की जगह 20 होती। तो क्या होता है, 800 इंटू 20, 16,000। तो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन किस पे चली जाती है, 24 पे। यहाँ पे 10,000 बेच के आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं, वहां पे 800 बेच के आपको 24,000 रुपए मिल रहे हैं। तो आप किसमें मूव कर जाते हैं, डेट में। इसलिए वो यूनिट्स तो ठीक है, वो है, यूनिट्स का डिफरेंस भी है और प्राइस का डिफरेंस भी है। अगर आपका यूनिट्स का डिफरेंस ना हो फिर तो मैं किस पे जाऊंगा, फिर तो मैं तो सोचना ही कुछ नहीं। फिर तो मैं उठ के जेड की तरफ शिफ्ट कर ही जाऊंगा क्योंकि वो 20 रुपए पर यूनिट 10 गुना ज्यादा मेरे को पे करना है, और उसके यूनिट्स बड़े कम पे। ये आपका हो गया थर्ड कंसेप्ट इसका डिसीजन मेकिंग का, लास्ट कंसेप्ट इसके बाद टॉपिक का, और उसके बाद चैप्टर आपका क्लोज। हो गया चरण, नोट बच्चे? यस सर।
हाँ जी, फोर्थ वन इज की फैक्टर। मैंने आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि जब ये सीए फाइनल में टॉपिक यूज होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आप ये मान लीजिए जहां पे हम खत्म कर रहे हैं फाइनल में वो टॉपिक वहां से शुरू हो, जो हम लास्ट कंसेप्ट उठा रहे हैं तो यहाँ से आपका फाइनल के कंसेप्ट शुरू हो जाए। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा कि पिछले कंसेप्ट आपको पता नहीं होने चाहिए, कि वो बेस नहीं पता होगा तो आप आगे की तरफ नहीं जाओगे। पर यहाँ पे इसी को आगे इतना एक्सपेंड किया जाता है इस कंसेप्ट को कि वो कई चीजें उसके साथ अटैच होंगी। ठीक है जी, नाउ की फैक्टर और इट इज आल्सो नोन एज लिमिटिंग फैक्टर। की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। अब हम अभी तक पढ़ रहे थे कि जी रॉ मटेरियल है, लेबर है, वेरिएबल ओवरहेड है, इतने का ये लग गया, इतने का ये लगा। क्या हर चीज अबंडेंस में है? कोई भी चीज इन द वर्ल्ड वो अबंडेंस में नहीं है, स्केर्सिटी है। अब वो स्केर्सिटी हमारी कंपनी के लिए भी हो सकती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें उस जो स्केर जिस मटेरियल की या जिस पार्ट की स्केर्सिटी है उसको कितना बेटर वे में हमने यूज करना है। स्केर्सिटी आपकी मटेरियल की भी हो सकती है, स्केर्सिटी आपकी लेबर की भी हो सकती है, स्केर्सिटी आपकी मशीन की कैपेसिटी की भी हो सकती है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, हमें उसको बेस लेके उसको डिसाइड करना है कि हाँ मुझे कैसे इस काम को करना है। तो इट इज आल्सो नोन एज कंसेप्ट ऑफ या डिसीजन अबाउट नहीं नहीं यार डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट मिक्स हैविंग कॉमन लिमिटिंग फैक्टर। Decision about product mix having common limiting factor. Product mix means कि आप एक ही चीज से डिफरेंट प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट पड़ी होगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 55 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 55 अ confectioner market three product all of which require sugar। कन्फेक्शनर है, कॉमन प्रोडक्ट है आपका शुगर। His average monthly sale, cost of sale, and sugar consumption are as follows. Product X, Y, Z. Product X की सेल 10,000, Y की सेल 12,000, Z 8,000, कॉस्ट ऑफ सेल
मतलब उसकी जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 6, 8 और 5600। शुगर रिक्वायरमेंट, एक्स में आपको कितनी शुगर चाहिए? 500, वाई में 800, जेड में 240। टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर इज 1540। ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन his sugar quota has been reduced to 1405 kg per month। पर गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और कहा कि आपको सिर्फ 1405 किलो शुगर मिलेगी। उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है? 1540। तो अब उसके लिए एक डायलेमा हो गया कि मेरे को मिलनी सिर्फ 1405 केजी शुगर है, मेरे को रिक्वायर्ड कितनी है? 1540। या तो आप वो ब्लैक में कहीं से खरीद के उसको यूज करें, बट अदर देन दैट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सर किसी से किसी प्रोडक्ट से उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्स से, वाई से, जेड से। किससे रिड्यूस करें? किसी को भी इसकी कंट्रीब्यूशन कम होएगी, बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली है जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके हिसाब से यही है कि जिसकी कंट्रीब्यूशन कम होगी उसको रिड्यूस कर। ठीक है जी। तो अगर हम इस पे चलें कि क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, तो आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं, एक्स, वाई, जेड। सेल वैल्यू कितनी कितनी है जी? 10,000, 12,000 और 8,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल दैट इज assumed to be variable cost, that is 6,000, 8,000। अगर उसने यहाँ पे अलग किया होता कि जिसमें मेरा फिक्स कंपोनेंट इतना है तो हम उसको बाइफिकेट करके सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को, यानी शुगर की क्या काफी किसमें, वो तो एडिड ही। जब कॉस्ट ऑफ सेल है तो उसमें शुगर तो एडिड ही होगी, तो बिना उसके शुगर के उसने बना दिया होगा कॉस्ट को। तो आपकी यहाँ पे एक तरह से कंट्रीब्यूशन क्या क्या आ रही है? 4,000, 4,000, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। और शुगर कितनी कितनी लग रही है इसमें? इन केजी आपकी 800, इसमें 500 कितनी थी? 500, 500, 800, 240। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने किसकी कंजम्पशन कम करनी है, किसको रिड्यूस करना है जी? अभी हमने गुरप्रीत ने कहा कि जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम होगी, नो डाउट। मैं भी अगर कहता तो यही कहता है कि जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे कम किसकी है? जेड की। हमारी शुगर रिक्वायरमेंट कितनी है? 1540 शुगर रिक्वायरमेंट 1540। और अवेलेबिलिटी कितनी है? 1405। तो कितना कम करना पड़ेगा मेरे को? 135 केजी शुगर मेरे को कहीं से रिड्यूस करनी है। ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि यहां से मैं जेड को रिड्यूस कर दूं 135 से, काम खत्म। ठीक है। कोई कोई गलत नहीं है। बहुत ही सियानी बहुत ही सियानी गल भी नहीं है। अब एक चीज नोट करो, हमने यहाँ पे 500 किलो शुगर यूज की, कितने रुपए कमाए? 4,000। यहाँ पे 800 केजी यूज की, कितने कमाए? 4,000। यहाँ पे 240 किलो यूज करके कितने कमाए? 24। तो कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ 500 केजी यूज करके 4,000 रुपए कमाए, यहाँ पे 800 यूज करके 4,000 कमाए।
यहाँ पे 240 यूज करके 2400 रुपए। क्यों करेंगे भाई भाई? बस पुणे में मिल रहा है ज्यादा। स्टोरी यही है, बिल्कुल स्टोरी यही है कि आपने यहाँ पे 240 किलो शुगर लगाई, 2400 रुपए कमाए, मतलब पर केजी आपने 10 रुपए अर्न किए हैं। मतलब अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक मेरे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आई कि 500 रुपए लगाओ आपको 4000 रुपए देंगे, दूसरी ऑप्शन आई 800 रुपए लगाओ 4000 देंगे, तीसरी ऑप्शन आई 240 रुपए दो 2400 रुपए देंगे, तो यहाँ पे आपका पैसा 10 गुना बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 गुना बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 गुना बढ़ रहा है। तो आप सबसे पहले किस में पैसा लगाओगे? जेड। तो इसका मतलब हम जो सोच रहे थे कि जेड सबसे कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं, तो प्रैक्टिकली वो आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो डिसीजन होगा वो सिंपल कंट्रीब्यूशन पे नहीं होगा, दैट विल बी डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। मतलब हम वर्ड ये यूज करते हैं कि आपका जो लिमिटिंग फैक्टर है उसके हिसाब से आपको कंट्रीब्यूशन डिसाइड करनी है। तो इसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या है आपका? शुगर। इसमें केजी में। अब आपको कंट्रीब्यूशन पर केजी कैलकुलेट करना है और उसके बेस पे आपको अपना डिसीजन फाइनल करना है। ठीक है जी? तो अब आपका डिसीजन क्या होगा? आप कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालोगे कैसे? अगर मैं इसको सपोज कहता हूँ कि इट इज ए, इट इज बी, ठीक है जी, तो इट इज ए डिवाइडेड बाय बी, तो इट इज ₹8 पर केजी, यहाँ पे ₹5 पर केजी, यहाँ पे ₹10 पर केजी। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रॉफिटेबल कौन है? जेड, सेकंड प्रॉफिटेबल एक्स, एंड थर्ड प्रॉफिटेबल इज वाई। तो आपको वाई जितना मर्जी पसंद हो, आपको खुद पर्सनली आपकी कन्फेक्शनरी और आपको वाई प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, बट बिजनेस सेंस से कि आपको वाई को रिड्यूस करना है, क्योंकि ये आपको सबसे कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, सारा जो करा हैं? सारा इसमें से करेंगे सारे 135 कट लाएंगे 135 से 135 यहीं से हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास जब डिस्ट्रीब्यूशन होगी जिसको हम प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं, वो प्रोडक्ट मिक्स कैसे बनेगा? आपका जो प्रोडक्ट मिक्स अब क्रिएट होगा वो क्या होगा? आपके पास टोटल शुगर कितनी है अवेलेबल? 1405। सबसे पहले आप किसको शुगर दोगे? जेड को। उसकी पूरी रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी, कितनी थी? 240। क्या बचा? 1165। उसके बाद किसको कहा जाएगा? 13 नंबर है भाई, एक्स को। और बैलेंस किसको चला जाएगा? बैलेंस टू वाई, दैट इज 665, दैट इज जो 800 माइनस आप बात कर रहे थे 135। तो सबसे पहले 240 हमने किसको दिए? फिर ठीक है, डन। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मिक्स? इस मिक्स की टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगी जो आपने नया बनाया है? तो टोटल कंट्रीब्यूशन वो कोई ज्यादा टेक्निकल कंसेप्ट नहीं है। टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मिक्स, तो उसमें आप सबसे पहले किसको उठाओगे? जेड को। 240 वो पर केजी आपको क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 10 रुपए। अभी आपने कैलकुलेट किया था ना, 8, 5 और 10। फिर एक्स,
एक्स को आपने कितनी शुगर दी 500, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या है पर यूनिट 4000, और फिर वाई 665 इंटू 5, ये वाला, ये बात 8 5 और 10 कितना जी 3325, तो टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 9725, and it will be the best possible mix, your optimum product mix on the basis of limiting factors. आप इस 135 को कहीं से भी कम करके देखिए, आपको लगता नहीं जी हम तो जेड से कम करेंगे, हम एक्स से कम करेंगे, अगर आप कहीं और से रिड्यूस करोगे तो आपकी जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है वो इस वैल्यू से कम आएगी, क्योंकि आप पर केजी आप लूज कर रहे हो अगर आप कहीं और मूव करोगे। ठीक है, डन। एक क्वेश्चन और बस, फिर हाँ चरण हो गया नोट पे, यस सर, हो गया। क्लियर है? यस सर। लक्ष्य हुई है तो हमने उसमें वाइब्रेशन कर दी, तो हम इससे ऐसे भी नहीं कर सकते जैसे उनका मतलब रिक्वायरमेंट है उसकी रेशो में कभी तो फर्स्ट एम क्या होता है बिजनेस, प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना तो सबका ही होता है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, अगर मैं उसको प्रोपोर्शनेटली लेस करूंगा तो वो जो चीज मेरे को 10 रुपए दे रही है मैं उसको भी कम करता हूँ, क्योंकि मेरे को पर केजी 10 रुपए का मार्केट है, मैं उसको भी कम कर, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो किसी ऐसे प्रोडक्ट में जाके लगेगा जो मेरे को 5 या 8 रुपए देता है, तो वो मेरे को लॉस। क्वेश्चन नंबर 58 इसके बाद दो दिन से कुछ करके ही नहीं गया, या फिर आ गया पास, अरे कल फिर हाँ जी, क्वेश्चन 58 ये लोग वैसे पढ़ो, सच्चे क्वेश्चन क्वेश्चन क्या लिखता है ये पढ़ा है ये पढ़ा है
चाय वाइन थी देखा थी चाय पे कंसर्न है भाई लोग का रुपया बच गया फिर जब वो ये बोल थी तुमने आगे पर कर तलब के हाँ आई वालों और आपको काली गली को तेरे को जान में तेरे पास एम क्या सी मतलब आप तो क्वेश्चन पढ़ रही है तो उसकी कुछ है और नेट है ना तेरे पास है बड़ी नहीं है मैं तेरा भी कंप्लीट नहीं किया ना सुना पर है तो वेरी गुड तेरा भी किया जा रहा है मैच में Pero por para que mande es
तेरे गुरु किससे नहीं माना क्या बंदा मुझे बात कर दो तेरे रब्बा बदमाश वाले ये मेरा अजीब सही एनालिसिस सही और सही नहीं है ना सही है ना सही नहीं है साथ में देखना होगा बस कोई आंसर हो धीरे मार के बात है वो चुप कर गया तू इसके खाना में डाल कर दिया और क्या आता है ये जेड समझ नहीं आई कोई मुझे ऐसा मुझे ना नंबर और को नंबर शो देना ज्यादा नॉर्मल को अमाउंट दिया जैसे सेव नहीं करता मैं पहले तो कुछ को कॉल करके किसी व्हाट्सएप पर डाल दी थी नॉर्मल करके दिए ना नोटिफिकेशन ये हमारा सही हम देखते हैं मैसेज मैंने वही बढ़िया क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन चलो चलो से ट्राई करें नहीं ट्राई तो मैंने कहा ही नहीं आपको करने को On the basis of the following information in respect of an engineering company, what is the product mix which will give the highest profit? Do you recommend overtime working up to a maximum of 15,000 hours at twice the normal wage? वो बात की बात है कि ओवरटाइम लगाना है नहीं लगाना पहले तो हम देखें कि हमें जरूरत भी है ओवरटाइम की A, B, C raw material per unit 10 kg 6 kg 5 लेबर आवर्स पर यूनिट एट ₹1 पर आवर 1 रुपए आर के हिसाब से हम लेबर को पे करते हैं तो एक ए में हमने 15 रुपए पे किए बी में 25 रुपए सी में 20 रुपए तो आवर्स भी कितने हो जाएंगे ए में 15 आवर्स बी में 25 आवर्स सी में 20 आवर्स सेलिंग प्राइस 125 मैक्सिमम प्रोडक्शन पॉसिबल 6,000 यूनिट्स 4,000 एंड 3,000 मतलब आप ये भी नहीं कर सकते किसी एक प्रोडक्ट को सब कुछ ट्रांसफर कर दो क्योंकि उससे ज्यादा आपकी सेल अलाउड ही नहीं है 1,000 kg रॉ मटेरियल अवेलेबल है 10 per kg प्रोडक्शन आवर्स आर 1,84,000 with facility for further 15,000 hours on overtime basis at twice the normal wage rate क्या क्या लिमिटिंग लग रहा है इसमें आपको इस पूरे क्वेश्चन में कौन सी चीज आपको लिमिटिंग लग रही है रॉ मटेरियल की लिमिटिंग लग रहा है और लेबर की क्योंकि रॉ मटेरियल की भी आपको क्या कहा गया कि बस 1 लाख kg है आवर्स कितने हैं 1,84,000 ओवर टाइम को छोड़ दो आप क्योंकि मैं पहले तो नॉर्मल पे ही देखूंगा ना कि नॉर्मल कैपेसिटी मेरी पूरी है या नहीं तो सबसे पहले तो मेरे को ये डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर क्या है क्योंकि दो दिख रहे हैं ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 58 आपके पास फर्स्ट लिमिटिंग फैक्टर क्या दिख रहा है रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है रॉ मटेरियल हाँ जी रॉ मटेरियल अवेलेबल कितना है 1 लाख kg ए को कितना रॉ मटेरियल चाहिए ए की मैक्सिमम प्रोडक्शन कितनी है 6,000 एक यूनिट के लिए कितना 10 तो 6,000 इंटू 10 60,000 तो हमें इसके लिए चाहिए
बी 4000 इंटू 6, 24,000 मुझे बी की रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। और सी में 3,000 इंटू 5, 15,000। तो मेरी टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है मिला के? 99,000 केजी। अवेलेबल कितने? 1 लाख। तो इसका मतलब ये तो स्केर्सिटी में नहीं है, ये तो हमारी सारी डिमांड को पूरा कर रहा है। सेकंड मेरे पास क्या है? लेबर आवर्स। कितने लेबर आवर्स हैं थी मेरे पास? 1,84,000। ए के लिए कितने रिक्वायर्ड है? 6,000 इंटू 15, 90,000। बी के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 4,000 इंटू 25, ये तो यहीं पे खत्म हो गए। 1 लाख। और सी के लिए इंटू 20। तो ये टोटल कितना हो गया? 2.5 लाख। है? कितना? तो इट इज योर लिमिटिंग फैक्टर विच इज इन, किसमें है वो? इन आर्स। आर है ना, तो लिमिटिंग फैक्टर है आर। ये तो इवन ओवर टाइम करके भी पूरा नहीं हो रहा। 15,000 में ओवर टाइम भी जोड़ दो तब भी वो 184 प्लस 15, 199। और मुझे कितने आवर चाहिए? 250। ठीक है। तो अब मेरी जो, ये हमने जो डिसाइड किया था यहाँ पे, ये वाला पार्ट, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अब ये क्या निकलेगा यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर आपको निकालनी है। पर उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अब फर्स्ट स्टेप तो वही है आपका कि सबसे पहले तो क्या करना है आपने? ए बी सी की कंट्रीब्यूशन। ए बी एंड सी। सेल प्राइस क्या है जी? कितना जी? 125 एक है। तो 100, 200। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? क्या वैल्यू नहीं लेंगे, क्या जी? फिर हम पर यूनिट नहीं वैल्यू लेंगे। वैल्यू है 125 सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वैल्यू 125 रुपए। मतलब 125 पर यूनिट है ना, हाँ, तो हमने इसे यूनिट करके क्यों दिया? पहले हम पूरी वैल्यू ही ले रहे हैं पहले वाले में। वो तो था ही नहीं उसके अंदर, तो यूनिट का कंसेप्ट ही नहीं था उसमें। तो दिया ही आपको सिंपली वो था ना, यहाँ पे आपको वैल्यू दी उसकी। तो मटेरियल कितना लगेगा जी इसमें? 10 kgs 10 100 10 इंटू 10, 100। दूसरे में, दूसरे में आपका 6 इंटू 10, 60। और थर्ड में 5 इंटू 10, 50। ये तो आपका मटेरियल लग गया। लेबर कितनी कितनी थी? 15, 25 और 20। और कोई वेरिएबल ओवर है? नहीं है। तो यहाँ पे कितना आ गया जी? 115। दूसरी तरफ बी में 85, सी में 70।
ये कितने कितने हो गए जी यहाँ पे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 10, 10 और 10, 15 और 130। ठीक है जी। लिमिटिंग फैक्टर क्या है आपका? लेबर आर। लिमिटिंग फैक्टर इज आर, और वो हमें क्या चाहिए? पर यूनिट। कितना जी? कितने आवर्स? 15 आवर्स, 25 आवर्स और 20 आवर्स। क्योंकि वो बाई चांस इसमें क्या कहा गया उसने, लेबर आर पर यूनिट एट ₹1 पर आवर। अगर वो यहाँ पे ये लिखता है एट ₹2 पर आवर, तो फिर यहाँ पे ये 7.5 घंटे होते हैं, ये 12.5 और ये 10, तो ₹1 तो उसके कारण सेम चल रहा है। तो अब कंट्रीब्यूशन पर आर क्या निकलेगी? 0.66। ठीक है जी। 1.8 15 डिवाइडेड बाई 25। पॉइंट्स, ये 1.8 है 15 डिवाइडेड बाई 25 पॉइंट्स 0.6, और तीसरे में 6 पॉइंट। तो फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा? सी सेकंड। एक हो तो अब आप जो आर्स हैं सबसे पहले किसको दोगे? सी को। उसको जितने आर चाहिए उसको देंगे, फिर ए को देंगे, और उसके बाद बचा कुचा जो होगा वो बी को चला जाएगा। ठीक है जी। तो कितने आर हैं जी अब आपके पास? सर वो तो ओवर टाइम के आर हैं। 184,000 184 ही है ना अभी तो आपके पास। नॉर्मल आवर्स तो अभी कितने हैं? 184। पहले वो तो बांट लें, ओवर टाइम में तो उसके बाद आएंगे। 184 सबसे पहले अलॉटेड टू सी। कितने जी? सी के कितने यूनिट्स हैं? 3,000। मतलब 60,000 चाहिए उसको, 3,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 20 आवर्स, तो 60,000 तो हमें किसको देने पड़ गए? एक हो बैलेंस क्या बचा? 124। देन अलॉटेड टू ए, दैट इज 6,000 इंटू 15, 90,000। बैलेंस लेफ्ट फॉर किसके लिए बचे जी बैलेंस? सॉरी नहीं, बी के लिए, बी के लिए। पहले हमने सी को अलॉट किए, फिर ए को अलॉट किए। ठीक है। तो कितने बचे ये? 30। कितने आवर्स बचे हैं उसके लिए बस? तो कितने यूनिट्स बनेंगे उसके? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी विल बी कि 34,000 आवर्स बचे हैं, और एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लगते हैं? 25, है ना जी। डिवाइडेड बाय 25 आवर्स, ये 1,360 यूनिट्स। तो इट मींस जो मेरा बेस्ट मिक्स होगा वो क्या होगा? ए के कितने यूनिट्स? 6,000। बी के कितने यूनिट्स? 1,360। और सी की जो नॉर्मल आवर्स अवेलेबल है उसके अंदर मेरा जो बेस्ट पॉसिबल मिक्स है वो क्या है? सबसे पहले मैं सी को बनाऊं 3,000 यूनिट्स, फिर ए को मैं बनाऊं 6,000 यूनिट्स, और फिर बी को मैं बनाऊं सिर्फ 1,360। क्या जी? 25 घंटे में एक यूनिट बनता है, और हमारे पास कितने आवर्स हैं बचे हुए? 34,000। तो कितने यूनिट्स बनेंगे? क्योंकि उनको तो हमने यूनिट्स के हिसाब से दे दिए कितने इतने आवर्स तुम्हारे हैं। अब जो बचे हुए आवर्स हैं उसमें बी के कितने यूनिट्स बनेंगे? दैट इज 1,360 यूनिट्स।
इट इज द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स अकॉर्डिंग टू लेबर आवर्स अवेलेबल। ठीक है जी, यहां तक अब कुछ पूछना हो? क्लियर है जी? डन। सर हाँ जी। सर कंट्रीब्यूशन पर आवर कैसे निकाला 0.66? कंट्रीब्यूशन पर आवर आपने पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कर ली नॉर्मली। यस सर। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या, एक यूनिट बनाने में 15 घंटे लग रहे हैं एक एक। तो कंट्रीब्यूशन पर आवर मीन्स एक घंटे में मैं क्या अर्न कर रहा हूं। तो 15 घंटे काम करके ये जो है वो मेरे को 10 रुपए प्रॉफिट दे रहा है। यस सर। ठीक है, तो एक आवर में वो क्या प्रॉफिट देगा? दैट विल बी, इट इज ए, इट इज बी। जैसे हमने पहले किया था ना कि 15 यस रुपए सर। लगा के आपको 10 रुपए मिल रहे हैं, 25 रुपए लगा के आपको 15 रुपए मिल रहे हैं। यस सर। यस सर। अब एक आवर में आप क्या अर्न कर रहे हो, जो आपको पर आवर मैक्सिमम अर्निंग देगा आप उस प्रोडक्ट को सबसे पहले। सर ए डिवाइडेड बाय बी करके। है जी। हाँ। ए डिवाइडेड बाय बी। अब ए डिवाइडेड बाय बी ऐसे ना ध्यान रखो, आपने ये ध्यान रखना है कि आपको जो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ रही है वो यूनिट की कंट्रीब्यूशन है, पर उसके अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है? आर। तो मुझे अपनी आरली कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करनी है, क्योंकि मेरा जो लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या है? नंबर ऑफ आवर्स है। तो मैं पर आवर किस में सबसे ज्यादा अर्न कर पाऊंगा? यहाँ पे सी में मैं एक यूनिट बेच के 130 रुपए कमा रहा हूँ और मेरे कितने घंटे लग रहे हैं? 20 रुपए। 10। तो बी बी। मैं इट मींस पर आवर कि मैं अगर 20 घंटे पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को 130 रुपए मिल रहे हैं सी, मतलब सी सेक्शन को पढ़ाने में। तो मतलब ओके। वो एक घंटा पढ़ाता हूँ तो मेरे को 6.5 रुपए बचते हैं। ओके बी में सर। मेरे को 60 पैसे बच रहे हैं, ए में मेरे को 0.66 बच रहा है। तो सबसे पहले मैं कोशिश क्या करूंगा कि मैं मैक्सिमम टाइम किसको दूं? सी सी को। को। फिर मैं ए को और फिर बी B। को। ठीक है, तो वो हमने एक बार डिसाइड कर लिया। फिर उसके बाद हमने टोटल जो आवर्स थे उसमें सबसे पहले सी को मैक्सिमम आवर्स दे दिए, क्योंकि वो 3,000 से ज्यादा यूनिट्स नहीं बना सकता। तो मैंने 60,000 आवर्स उसको दिए। फिर ए में गया, ए 6,000 से ज्यादा नहीं बना सकता तो मैंने उसको 90,000 आवर्स दिए। फिर मेरे पास जो बी के लिए बचे सिर्फ 34,000 आवर्स बचे। और ओके सर। का एक यूनिट बनने में 25 आवर्स लगते हैं। यस सर। उसके कितने बनेंगे? 1,360। 60। ठीक है जी। यस सर। यस सर। अब हमारा सेकंड पार्ट इसमें क्या है कि मेरे को ओवर टाइम लगाना है या नहीं लगाना। यही है ना कि 15,000 आवर्स और है ओवर टाइम के, वो लगाऊं या ना लगाऊं। अब वो अगर 15,000 आवर्स लगेंगे तो किस प्रोडक्ट में लगेंगे? बी में ही लगेंगे, जो रहते हैं उन्हीं में लगेंगे। ए और सी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो 15,000 आवर्स का ओवर टाइम है वो किसको देना है हमने? बी को। रॉ मटेरियल तो हमारे पास उतना है ही नहीं, कितना? मतलब रॉ मटेरियल ये है अब है ओके ओके। ठीक है, रॉ मटेरियल तो पड़ा ही है ना मेरे पास पूरे यूनिट बनाने का। तो अब ओवर टाइम मेरे पास कितना है जी? 15,000। और ये 15,000 आवर्स अगर मुझे अलॉट करने हैं टू बी अलॉटेड टू बी, मैं बना सकता हूँ 15,000 आवर्स में जो भी यूनिट्स बनेंगे। अगर मैं बनाना चाहूँ तो कितने यूनिट्स बना सकता हूँ 15,000 आवर्स में? 10,000 नहीं 30,000 यूनिट्स। 600 यूनिट्स। दैट इज 15,000 डिवाइडेड बाय 25। तो मैं कितने यूनिट्स बना सकता हूँ? 600 यूनिट्स में और बना सकता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? रॉ मटेरियल तो आपने 1000 का ही है। इसका सेल प्राइस क्या है जी बी का? 100। वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल कितना? पर यूनिट ही निकाल रहा हूं। मैंने पर यूनिट ही लिखा है। मटेरियल कितने? 6 इंटू
10 रुपए किलो है 16 लेबर 25 आवर्स मल्टीप्लाई बाय अब दोबारा पढ़ो बस Twice the normal wastage. दो क्यों ठीक है? अगर आप ओवर टाइम लगाओगे तो आपको डबल रेट देना है उसको लेबर का तो यहाँ पे 25 घंटे जो लगेंगे उसमें 1 रुपए नहीं 12.5 करे एक की जगह आपको क्या देने हैं उसको दैट इज एक तो नॉर्मल 1 रुपए और उसका डबल करना है और ओवर टाइम में इट विल बी ट्वाइस ट्वाइस का मतलब एक की जगह 2 रुपए ये कितने हो गए तो अब मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 110 इट इज कंट्रीब्यूशन इज -10 मतलब अगर हम ओवर टाइम लगाएंगे तो जो चीज 100 रुपए की बिकनी है उस पर खर्चा कितना आएगा बनाने में 110 रुपए तो ओवर टाइम नॉट रिकमेंडेड या आप ओवर टाइम रिकमेंड नहीं करोगे ठीक है डन तो ये आपका टॉपिक खत्म है जी आप जो कह रहे थे गगन वैसे भी आप कर सकते थे गलती कोई नहीं है उसमें सिर्फ क्या होना था आपको यहाँ पे हर यूनिट्स को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना था और एंड में जाके आपको फिर डिवाइड किससे करना पड़ना था 90,000 से 1 लाख से और 6 से क्योंकि टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल आर्स तो वो आपके ऊपर है आप जैसे मर्जी ठीक है जी मैंने क्वेश्चन नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 35 36 37 40 42 45 46 47 दोनों मतलब 46 47 वैसे तो एंड तक है 61 तक है कितने हो गए ठीक है बच्चे ठीक है तरन ओके Yes, sir. Bye, sir. बाय So he